हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं जो कि आर ओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ये 1000 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रात को 9 बजे डेली आ रही थी, जो कि लगभग कंप्लीट हो गई। कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं लगातार कराती रहूँगी, बट उसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर फॉलो करते रहने हैं, पूरे क्वेश्चन देखने हैं और कमेंट करके अपना स्कोर मुझे बताना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले बता दूं, जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, रात को 9 बजे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देखेंगे। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज आती है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए। दोनों क्लासेस लगातार फॉलो करते रहिए। तो 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे ऑलरेडी, पिछली क्लास आ चुकी है। जिन्होंने भी नहीं देखी वो क्लास ज़रूर देख लें। आज सेकेंड सेट है और इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज का जो पहला या 26 क्वेश्चन है उसको देखिए। विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक केबल्स? ए है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ आप देखेंगे सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो विद्युत केबलों में तापरोधक के रूप में या फिर इंसुलेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज याद कीजिए इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अर्थात विरंजक चूर्ण के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद कीजिए पेट्रोल शोधन में और अपमार्जक के निर्माण में, अर्थात पेट्रोलियम रिफाइनिंग और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद कीजिए क्षारीय बैटरियों में विद्युत अपघट्ट के रूप में, एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन एल्कलाइन बैटरीज। तो ये तीनों के तीनों चारों के मैंने यूजेस बता दिए हैं, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए है एसिटिक एसिड, जो कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में यूज होता है। सेकंड है सिट्रिक एसिड, चमकदार नमक बनाने में, ठीक है। और थर्ड है बोरिक अम्ल है, ये कैरम बोर्ड तथा जो ड्राई लुब्रिकेंट्स होते हैं इनके रूप में यूज़ किया जाता है। अब इनमें से बताना है कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड, या फिर फर्स्ट और थर्ड, या फिर तीनों। अब इसका देखिए राइट आंसर होगा थर्ड। तीनों ही करेक्ट दिए गए हैं। एसिटिक अम्ल यूज़ होता है खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन में, सिट्रिक एसिड जो है उसका प्रयोग किया जाता है चमकदार नमक बनाने में, और बोरिक एसिड का होता है कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर? और यहाँ पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया गया है। ए है एवोगाड्रोस लॉ, सेकेंड है गैलुसॉक लॉ, थर्ड है चार्ल्स लॉ, या फिर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। अब आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड डैश आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दोज गैसेस। हिंदी में देखिए, ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार समान ताप एवं, अब इसमें से पूछा गया किस पर, गैसों के विसरण की दर उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ए है प्रेशर, बी है मास, सी है वॉल्यूम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रेशर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? दाब। अब इसमें क्या होगा, समान ताप एवं समान दाब पर गैसों की विसरण की दर उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ओनली रिएक्ट विद एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड? निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है? आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट और टिन दिए गए हैं। आंसर इसमें से पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड, सी है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, या फिर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल,
टिन और लेड, ये धातुएं केवल अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, टिन, निकल और लेड। ठीक है। 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट? इनमें से कौन सा यौगिक है जो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट? इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए सही होगा, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नीला कसीस का नहीं है? अब इसमें देखेंगे इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूज ऑफ ब्लू विट्रियोल? इसी को नीला कसीस बोलते हैं, याद रखिएगा ब्लू विट्रियोल को। एज अ फंगीसाइड, एज अ डिसइंफेक्टेंट, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग और या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कैसे? कॉपर सल्फेट, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसे पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। इसको नीला थोथा या फिर नीला कसीस बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। अब इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ पर है। फंगीसाइड के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में। मतलब तीनों ही यूज़ हैं और यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं गया था। तो तीनों इसके यूज़ होते हैं किसके? ब्लू विट्रियोल को। इसको और किस किस नाम से जानते हैं? हमने बताया क्यूप्रिक सल्फेट, ये पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है जो कि इसको ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। तीनों में यूज़ होता है, कवकनाशी, कीटाणुनाशी और विद्युत लेपन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अलॉय कॉल्ड क्रोम वेनेडियम स्टील? अब इनमें से बताना है मिश्र धातु क्रोम वेनेडियम स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नहीं होता है? आयरन, क्रोमियम, कॉपर या फिर मैग्नीज? इसका राइट आंसर है कॉपर का यूज़ नहीं होता। क्रोम वेनेडियम स्टील का निर्माण जब होता है इसमें आयरन यूज़ होता है। आयरन होता है 97 to 98%, क्रोमियम होता है 0.8 to 1.1%। अब इसमें मैग्नीज होता है 0.7 to 0.9%। इसके साथ साथ कार्बन भी होता है 0.5%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेड किसका ओर है? थोरियम, मरकरी, जिंक या फिर यूरेनियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम। यूरेनियम का होता है। ठीक है, कौन सा? पिच ब्लेड आपको याद रखना है। थोरियम का याद रखिए मोनाजाइट होता है, मरकरी का होता है सिनेबार, जिंक का होता है कैलेमाइन। फिर से याद कीजिए, थोरियम का मोनाजाइट पारा का होगा, या मरकरी का सिनेबार होता है, जिंक का कैलेमाइन होता है, यूरेनियम का हमने याद किया पिच ब्लेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ओनली आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन विच न्यूट्रॉन इज नॉट फाउंड? हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। बताना इनमें से कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटियम। यह हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा समस्थानिक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और जो ये ड्यूटेरियम है, ये अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में या भारी जल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, हैवी वाटर। ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। 36th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन सी डिजीज़ वायरस या विषाणु से नहीं होती? देखिए, डिजीज़ तो सारी मैंने कंप्लीट करा दी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जैसे भी आपको पढ़ना है, बट प्रिपेयर कर डालीजिए, क्वेश्चन आएगा। मीजल्स, चिकन पॉक्स, फ्लू या फिर कॉलेरा? खसरा, चिकन पॉक्स, फ्लू या फिर हैज़ा? इनमें से कौन सा होता है जो वायरस से नहीं होता है? आपको बताना है, और इसका राइट आंसर है, आप याद कर लीजिए, कॉलेरा, हैज़ा। ठीक है, कॉलेरा नहीं होता। और बाकी मीजल्स, चिकन पॉक्स, फ्लू, ये सारे वायरस से होते हैं। अब हैजा होता किससे है? ये होता है एक तरह का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कॉलेरी। मैंने बताया था बैक्टीरियल डिजीज़ याद कीजिएगा। ज़्यादातर आपको डिजीज़ ऐसी मिलेंगी जिनके नाम लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज बोथ एयर एंड वाटर? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो पानी और जल दोनों के माध्यम से फैलती है? ए है डायरिया, बी है टाइफाइड, सी है पोलियो, डी है हेपेटाइटिस ए। अब इसमें से जो पोलियो है ये दोनों से होता है,
ये वायु के माध्यम से भी फैलता है और ये जल के माध्यम से भी फैलता है। लेकिन जो डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस हैं, ये सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, मतलब जल से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू। अरुचि तंत्रिकांश ये किससे संबंधित रोग है? मसल्स, ईयर, ब्रेन, मतलब मांसपेशी, कान या फिर मस्तिष्क, इनमें से या फिर कोई नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चला, तंत्रिकांश यूज़ हो गया, नर्वोसा, आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन। ठीक है, ये जो होता है ये डिजीज़, ये मानसिक विकार होता है एक प्रकार से, जिसमें व्यक्ति का वजन बढ़ने के डर से ग्रस्त रहता है। मतलब उसको डर होता है कि हम बहुत मोटे ना हो जाएं और इसकी वजह से वो कम खाने लगता है। अब मान लीजिए कम खाने लगे तो और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल अभी यहाँ पर तो सिर्फ यही याद रखना है कि उसे डर रहता है कि वो मोटा ना हो जाए, बहुत कम खाना खाना शुरू कर देता है। अब कोई नॉर्मल हो, कम खाना खा रहा हो, तो ये मत सोचिएगा उसको ऐसी बीमारी है। आप ये देख सकते हैं, हम बीमारी के कॉजिंग एजेंट हम लोग बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विटामिन B1, इससे बेरी बेरी दिया गया, विटामिन B3, पेलाग्रा, विटामिन B5, पैरेस्थीसिया, और विटामिन B9 से दिया गया ऑस्टियोमेलेसिया। कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड डिजीज़ दी गई हैं। तो देखिए, जो ऑस्टियोमेलेसिया होता है एक प्रकार की डिजीज़ है, जो अस्थि होती है, बोन्स होती हैं, ये बहुत ब्रेक होने लगती है, इनमें प्रॉब्लम होने लगती है, इनमें मृदुता आने लगती है। और ये मैंने आपको बहुत बार याद कराया है, अब तक आप लोगों को रट गया होगा। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी ही है, मतलब विटामिन डी है, कैल्सीफेरॉल, उसकी वजह से होता है। इसके साथ साथ एक और डिजीज़ होती है, रिकेट्स। ठीक है, तो ये दोनों होती हैं, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमेलेसिया बड़ों में होता है। उसके अलावा सारी करेक्टली मैच्ड हैं, आप लोग याद कर लीजिए। नहीं याद है तो, और मुझे लगता है जो भी ये डे वाइज सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, उनको तो याद हो गया होगा। बायो में लगभग टॉपिक उन्होंने प्रिपेयर कर लिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है, पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कैन डोनेट आइज, मतलब कोई एक व्यक्ति है जो किसी रोग से पीड़ित है लेकिन नेत्र दान कर सकता है। अब ये डिजीज़ इनमें से कौन कौन सी हो सकती है? जैसे डायबिटीज़ है, मधुमेह जिसे बोलते हैं, या हेपेटाइटिस बी है, रेबीज़ हो सकता है, या फिर एक्यूट ल्यूकीमिया, इनमें से कोई भी होगा। ठीक है, तो किस रोग में नेत्रदान किया जा सकता है ये बताना है। अब इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा आंसर ए, कि अगर डायबिटीज़ है तो नेत्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी है, रेबीज़ है, एक्यूट ल्यूकीमिया है, ये नहीं कर सकते। ओके, अब ऐसा रीज़न क्या है? देखिए, जो ये डायबिटीज़ है ये संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, तो दे सकते हैं। बाकी आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी होंगी उनके वजह से नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर इसकी वजह से डोनेट कर दे। जिनको एड्स है, हेपेटाइटिस बी या सी है, रेबीज़ है, एक्यूट ल्यूकीमिया है, टिटेनस है, कॉलेरा है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये सारी डिजीज़ हैं। तो अब हिंदी में बोल दे रही हूँ जिनको भी नहीं याद है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जलभीति, तीव्र ल्यूकीमिया, धनु स्तंभ, हैजा, तानिका शोथ, मस्तिष्क शोथ। देखिए, इंग्लिश में इसलिए याद कीजिए ना डिजीज़, कभी कभी हिंदी में भी इंग्लिश में लिख के दे देते हैं, तो उस तरह से याद रखिए। तो ये नहीं कर सकते। जो कर सकते, जैसे कि किसी को अस्थमा है, या अभी हमने डायबिटीज़ की बात की, तो ये क्या है, संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए दे सकते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन। विटामिन तो बिल्कुल रट डालिए। तो विटामिन B12 को कोबालामीन दिया गया है, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, B6 बायोटीन एंड B3 इज नियासिन। देखिए, यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो B6 है। B7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। बाकी सारे राइट हैं, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? इनमें से बताना है कौन सा बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर प्लांट्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा या कवक या फिर पादप? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, कौन सा? फंजाई, याद रहेगा। देखिए, जो मोनेरा होते हैं वो एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं, इसके बाद प्रोटिस्टा देखिए, मोनेरा मैंने बता दिया, ये एक कोशिकी अर्थात यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है, लेकिन कभी कभी ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है,
और हमने अभी पढ़ ही लिया फंजाई, ये कैसे हो गए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स। प्लांट की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर अ ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद अ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव पादप, और जो इनका जो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है इनके सेल में, कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं, वो सेलुलोज की बनी होती है। पूछा जाता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पादपों में, तो सेलुलोज की। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है, BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है। करा चुकी हूँ, याद ही होगा इसका आंसर तो आप लोग को। टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया या वूपिंग कफ, ठीक है, किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है BCG, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए DPT का टीका किस लिए दिया जाता है, किन किन डिजीज़ के लिए दिया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 45वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, बताना कौन सा करेक्टली मैच्ड है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, इसमें दिया गया लेमना, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना। बी है शूटलेस प्लांट, राइजोफोरा, प्ररोह रहित पादप जिसे बोल रहे हैं। थर्ड है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, इसको बोला है डावसोनिया। फोर्थ है लार्जेस्ट प्लांट है जूओप्सिस, तो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा और सबसे बड़ा पादप अंडा, ये पूछा गया है। आपका 45वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा शूटलेस जो प्लांट होता है, प्ररोह रहित पादप, इसको बोलते हैं राइजोफोरा। क्या बोलते हैं, राइजोफोरा। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होता है, यूकेलिप्टिस, लेमना नहीं होता, यूकेलिप्टिस। सबसे जो छोटा एंजियोस्पर्म पौधा होता है, सबसे छोटा, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म होता है लेमना। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट दिया गया था, अगर स्मॉलेस्ट होता तो क्या हो जाता, लेमना, याद रहेगा। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा पूछा गया है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा वो होता है, इसको याद कर लीजिए, जूओप्सिस। क्या होगा, जूओप्सिस, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसके बाद बात करिए सबसे बड़े ब्रायोफाइटा की, तो हो जाएगा डावसोनिया, ठीक है, आपस में ऊपर नीचे दिया गया है। लार्जेस्ट प्लांट है, याद रखिए साइकस होता है, सबसे बड़ा पादप अंडा अगर बोलेंगे ना तो वो क्या होगा, साइकस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स फाउंड इन द, लेक्राइमल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती, कान, नाक, नेत्र या फिर मस्तिष्क। तो नेक्राइमल का जो यूज़ होता है जब आप रोते हैं तो कौन सी ग्रंथि यूज़ होती है, आँख। तो कहाँ पर पाई जाएगी, नेत्र में। नेत्र कहाँ है, ये रही ऑप्शन सी, आइज में, ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए मोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर और हेलीकल्चर दिया गया है। मोरिकल्चर में मलबरी फार्मिंग बताया गया है, सहतूत की खेती। पोमोलॉजी में फ्रूट फार्मिंग, ओलेरीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ ऑलिव, और हेलीकल्चर में दिया गया स्नेल फार्मिंग। अब बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओलेरीकल्चर गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है, ओलेरीकल्चर में होता है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, मतलब कि सब्जियों की खेती की जाती है, याद रहेगा। अब देखिए बाकी सारे आपको सही दिए गए हैं, मोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हेलीकल्चर, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा जो अंग है वो स्किन है। सबसे व्यस्त या बिजिएस्ट ऑर्गन है लीवर। सबसे बड़ी या लार्जेस्ट बोन है फीमर। और सबसे छोटी अस्थि है या बोन है स्टेपीज। बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है, गलत बताना है। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पे होता है बिजिएस्ट ऑर्गन, लीवर को बताया गया है। अरे इतना व्यस्त नहीं है ये, इससे ज़्यादा भी बिजी होता है हमारा हार्ट, हृदय सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, और ये आई थिंक आप सभी को याद भी होगा। तो सबसे बड़ा अंग त्वचा क्यों बिजी रहता है ये आपको पता होगा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। लीवर के बारे में याद रखिए, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, लीवर के बारे में। ओके, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। देखिए बिजी का मतलब ये कुछ और नहीं समझना है हार्ट में, जिन्होंने भी कुछ और समझा उनके लिए बता दूं, बिजी का मतलब ये लगातार पंपिंग करता रहता है, मतलब ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने का कार्य करता है, रेस्ट नहीं करता। उसके जो एक पंप के बाद दूसरा पंप होता है उसी में उसका रेस्ट हो जाता है, इसलिए बिजी रहता है। अब आप कुछ और फीलिंग वगैरह मत सोच लीजिएगा। 49वां क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ए है
मर्मिकोलॉजी द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, बी है वायरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरसेस, सी है बैक्टीरियोलॉजी जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, और ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों या फिर बर्ड्स की स्टडी करते हैं। मर्मिकोलॉजी पादप जीवाश्मों का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणु बैक्टीरियो जीवाणु और ऑर्निथो में पक्षी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मर्मिकोलॉजी में हम लोग चींटियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में, और स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी में। प्लांट फॉसिल किस में पढ़ेंगे? पैलियोबॉटनी में। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? एक तरफ खाने योग्य भाग दिए गए हैं एडिबल पार्ट, और दूसरी तरफ प्लांट दिया गया है, जैसे कि तना, पालक का तना खाया जाता है, आलू की पत्तियां, मूली का जड़ और शकरकंद का फूल। बताना है इसमें से कौन सा सही है। एक ही सही है, कौन सा? ऑप्शन सी, मूली जड़ होती है जिसका जड़ खाते हैं। पोटैटो का ये पत्तियां कब से खाने लगे हम लोग? तो देखिए स्टेम में क्या क्या आएगा, तने में हम लोग क्या क्या खाते हैं? गन्ना, प्याज और आलू, इनका क्या खाते हैं? तना, स्टेम। फिर से याद कीजिए, शुगर केन, अनियन और पटेटो। लीव, पत्तियां किसकी किसकी खाते हैं? मस्टर्ड, स्पिनच, फेनुग्रीक, मतलब सरसों, पालक, मेथी। इस सीज़न में तो आप लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा बन रहा होगा सरसों, पालक, मेथी। खैर मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स इस समय बन रही है, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होती। अगला है रूट, जड़ में हम लोग खाते हैं कैरेट, बीट, रेडिश, स्वीट पटेटो, मतलब गाजर, चुकंदर, मूली और शकरकंद खाते हैं। रूट में भी याद रखिएगा एग्जाम्पल। फूल, फ्लावर किसका किसका खाते हैं? जितनी भी गोभी है याद करिए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारी गोभी। वैसे मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ पत्ता गोभी फूल गोभी में, आप लोग बताइए। कॉलीफ्लावर, ठीक है, इसमें याद रखना है पत्ता गोभी और फूल गोभी। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन आपको अच्छे भी लगे होंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में आएंगे। यही लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है एग्जाम का। फॉलो करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करते रहिए। अपना स्कोर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और लोगों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।